नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला चैप्टर करा दिया है और दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट करा दिया था, तो उसका मैंने आपको पार्ट 1 कराया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा। चैप्टर आपको पता होगा, चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, किंग, फार्मर्स, टाउन्स। चैप्टर हमारा 2 है, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री का है और क्लास हमारी 12th है। तो इसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक बताया था, यानी बहुत ही आसान चीज़ बताया था उस चैप्टर का, लेकिन इसमें मैं आपको पूरा थ्योरी बताऊंगा, यानी इस चैप्टर में जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। उसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ज़्यादा पार्ट नहीं बनेगा, इसका सिर्फ 3 पार्ट बनेगा। उसमें आपका चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। उसका जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और वहाँ पे आपको नीचे जो है चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो आप उसको ज्वाइन करें। हमारा ग्रुप का नाम है A.K स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि हमारा ग्रुप है, तो आप इसको ज्वाइन करें। इसमें फ़ोटो जो है ये लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप आपको वहाँ मिलेगा। सर्च करने के बाद आप इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपका सिलेबस आपको पता होगा, यही आपका सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल यही है। तो हम सीधा शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो जो पहला आपका टॉपिक है वो है दक्षिण भारत। यानी आपको पता होगा जो भारत का मैप है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। ज़्यादा सही तो मैप नहीं बनेगा मेरे से, लेकिन फिर भी कुछ इस प्रकार का मैप होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो भारत का यहाँ वाला साइड है, यहाँ पर जो केरल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तो इस साइड जो है कुछ सरदारियों का उदय हुआ था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि भारत का दक्षिण वाला साइड। तो आगे चलते हैं। तो देखो, ये जो भारत का दक्षिण वाला मैप है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इस साइड केरल में, यहाँ पे चेर, चोल और पांडे जैसी जो सरदारी थी वो यहाँ पे एक तरह से अस्तित्व में आई। ठीक है, यानी पता चला कि यहाँ पे कुछ सरदारियाँ है। ठीक है, सरदारियाँ है। तो ये जो है कुछ अस्तित्व में आई थी। आप यहाँ देख सकते हो, सरदार एवं सरदारी। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सातवाहन शासक मिलेगा। ठीक है, जो सातवाहन वंश चला था हमारा, उसका जो शासक था वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखो कि भारत के दक्षिण वाले साइड में कुछ सरदारियों का उदय हुआ था। ठीक है, जैसे चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, इस प्रकार के जो सरदारियाँ थी वो उनका वहाँ पे उदय हुआ था। ठीक है, आपको मैं यहाँ मैप में बताता हूँ। तो आप ए पे देखोगे तो ए में आपको सातवाहन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैप में अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करोगे। बी पे आपको जो है चोल देखने को मिलेगा, और सी पे आपको चेर, और यहाँ पे आपको पांडे देखने को मिलेगा। तो ये 4 आप ही ध्यान रखो कि भारत का दक्षिण साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरी के माध्यम से। तो टॉपिक हमारा है दक्षिण के राजा वह सरदार। ठीक है, तो आप ये देखो, जो भारत का दक्षिण साइड है उसमें कुछ सरदारियों का उदय हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसे हम तमिलकम कहते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा, ये कुछ मैप है यहाँ पे। तो ये जो दक्षिण वाला साइड है, मैप वैसे सही नहीं बना, लेकिन फिर भी आप देखो जो दक्षिण वाला साइड है, यहाँ पे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है, इसको हम एक शब्द से जानते हैं। शब्द का नाम है तमिलकम। तमिलकम आप बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने तीनों राज्य का नाम ले लिया। तीनों राज्यों को एक नाम से बोलते थे उस समय, तमिलकम। ठीक है, तमिलकम में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल तीनों आते हैं। और ये जो राज्य हैं काफी समृद्ध थे उस समय। ठीक है, और तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर, पांडे जैसी सरदारियां अस्तित्व में आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
कि हर राज्य जो है यानी ये जो क्षेत्र हैं वो काफी समृद्ध थे। ठीक है, बहुत यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी उच्च था केरल में। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ आप देखोगे तो मिल जाएगा। अब हमारा टॉपिक आता है सरदार एवं सरदारी। ये हमारा मुख्य टॉपिक है और आपको कहूँ तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट को देखो। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, आपको पता होगा, और सरदार का जो पद है वो वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, यानी वंशानुगत कैसे हो सकता है और कैसे नहीं। मान लो कोई पिता जो है वो है सरदार। ठीक है, तो ऐसा भी कई साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं इतिहास में, इतिहासकारों को, कि उसका पिता जो है वो सरदार है लेकिन उसका बेटा जो है वो सरदार नहीं है। ठीक है, वंश यहाँ पे टूट जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ साक्ष्य मिल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वंशानुगत हो भी सकता है और नहीं भी। और कई ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि पिता जो है वो सरदार है और बेटा भी सरदार बन जाता है। तो ऐसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं इतिहासकारों को, तो वो ये मानना पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हो। सरदार के जो समर्थक हैं, इसके जो साथी हैं, वो उसके परिवार वाले होते हैं। ठीक है, वो सरदार के जो है एक तरह समर्थक हैं, उसके साथ जैसे उसके पक्ष में रहते हैं, आप ये देख सकते हो। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो, आप लिख भी सकते हो नोटबुक में ताकि आपको ध्यान रहे। तो देखो, हमारा अगला टॉपिक है सरदार के कार्य, यानी सरदार जो होता था उसके कार्य क्या क्या होते थे, उसके काम क्या क्या होते थे। तो पहला तो होता था अनुष्ठान का संचालन करवाना, यानी पूजा पाठ करवाना। ठीक है, उसमें दान देना, ये काम होता था। दूसरा हमारा होता था युद्ध का नेतृत्व करना, यानी मान लो कोई युद्ध हो रहा है तो उसका जो लीडर है, नेता का पद जो है वो सरदार अपनाएगा, उसका नेतृत्व करेगा। नेतृत्व का मतलब आप समझती होगे, मान लो इस इलाके में कोई काम हो रहा है तो वो एक उसका लीडर होगा जिसे हम नेता या लीडर कहते हैं। तो उसका नेतृत्व ये पूरे इलाके में होता है, इसी को हम कहते हैं, इस व्यक्ति का इस पूरे इलाके में नेतृत्व है। ठीक है, तो नेता जैसे मान लो सरदार है, ठीक है, कोई युद्ध हो रहा है तो उसका नेतृत्व जो है वो सरदार करेगा, युद्ध में जाएगा। ठीक है, एक तरह से युद्ध का पूरा संचालन करेगा, आप ये ध्यान रख सकते हो। हमारा तीसरा पॉइंट है लड़ाई झगड़े विवाद को सुलझाना, ये सरदार का कार्य होता था उस समय। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, इस समय की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और सरदार अपने से अधीन लोगों से भेंट लेता था। मान लो कोई व्यक्ति उससे कमजोर है या उससे गरीब है, ठीक है, तो कुछ काम करने का, मान लो युद्ध का नेतृत्व कर रहा है सरदार, तो जो नेतृत्व करवा रहा है अगर वो व्यक्ति थोड़ा कमजोर है या फिर पैसे में, तो उससे भेंट लेता था, या तो पैसे लेता था या फिर कुछ काम या फिर कुछ सामान लेता था। तो ऐसे कुछ सामान वो लेता था। ठीक है, तो आप पॉइंट को समझो, पॉइंट में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में से बहुत ही मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है। और जो आपका अगला पॉइंट है वो है अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देना। यानी सरदार मान लो कोई भेंट लिया किसी व्यक्ति से, ठीक है, कुछ भी भेंट लिया, तो वो जो है वो अपने साथियों में बांट देगा, जो भी उसके साथ उसके टीम में है, ठीक है, उसके ग्रुप में है, उनको बांट देगा। कुछ मान लो चावल है तो एक उसको बांट दिया, एक कट्टा एक उसको बांट दिया, इस प्रकार से कुछ भी सामान या पैसे वो अपने ग्रुप में बांट दिया करता था। हमारा छठा पॉइंट है कि सरदारी में कोई स्थायी, जो सरदार का एक तरह से ग्रुप था, उसमें कोई भी स्थायी सेना या फिर स्थायी कोई भी अधिकारी नहीं होता था। यानी मान लो, आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ मान लो 10 सरदारों का एक ग्रुप है, ठीक है, इसमें 10 मेंबर हैं। अब 10 मेंबर तो हैं लेकिन मान लो इसमें कोई स्थायी नहीं है। मान लो 9 मेंबर एक साथ हैं, एक अकेला है। अब उसको, जो एक अकेला है, वो व्यक्ति जो है, ये सभी सरदारियाँ जो है इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये 9 सरदार जो है वो इसको पैसे नहीं देते। तो ये जो है पद छोड़कर या फिर ये जो ग्रुप है इसको इसे एक तरह से ग्रुप छोड़कर जा सकता है। ठीक है, यानी कुछ मेंबर हट भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हटेंगे, तो स्थायी हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको सरदार के कार्य बताए। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि सरदार और सरदारी के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो किस स्रोत से हो रही है, यानी कौन से साधन है जिससे हमें जो है ये जानकारी प्राप्त होती है। तो साधन जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इन राज्यों के बारे में हमें जानकारी जो है
वो प्राचीन तमिल संगम जो ग्रंथ है उससे हमें मिलती है। जो आप देखोगे जो प्राचीन जो है बहुत पुराना जो तमिल संगम ग्रंथ है उससे जो है जानकारी मिल जाती है सरदारियों के बारे में। ठीक है, आप इसको देखोगे तो आपको यह जानकारी पूरी मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि इन ग्रंथों में सरदारी के बारे में विवरण मिलता है, यानी पूरी जानकारी मिलती है, पूरा एक तरह से पूरी व्याख्या मिलती है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा कि कई सरदार तथा राजा लंबी दूरी के व्यापार से भी राजस्व इकट्ठा करते थे। यानी मान लो कोई सरदार है या कोई राजा है, किसी भी वंश का हो, कोई राजा है या कोई सरदार है, वो लंबी दूरी को तय करता था। ठीक है, वो व्यापार करता था। मान लो वो केरल में है, वो किसी दूर वाले राज्य से व्यापार कर रहा है, ठीक है, उससे राजस्व इकट्ठा कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है। तो इस प्रकार राजा करते थे और सरदार भी करते थे। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है कि इनमें जो है सातवाहन जो वंश था, सातवाहन वंश का जो राजा था उसका नाम लिया जाता है शक। ठीक है, शक भी कहते हैं इसको। और जो शक का मतलब होता है, मान लो ये जो शक शब्द है आपके सामने, इसका मतलब होता है कि मध्य एशियाई मूल के। ठीक है, मध्य एशिया जो जगह है वहाँ के जो मूल निवासी हैं या उस वहाँ रहने वाले जो सदस्य हैं उनका। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, तब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है दैविक राजा। तो आपको यही बता दूं कि दैविक राजा का मतलब है, मान लो कोई भी राजा हो, कोई भी राजा हो, मान लो सातवाहन वंश का हो या कुषाण वंश का हो या कोई नंद वंश का हो, मौर्य वंश का हो। ठीक है, सातवाहन वंश का, तो कोई भी राजा हो, मान लो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को मान लेता हूँ, कुछ भी। ठीक है, तो दैविक राजा का मतलब होता है कोई भी राजा अपने आप को देवता के समान बताने लग जाए, उसी को कहते हैं दैविक राजा। यानी देव के समान, यानी देवता के समान बताने वाला राजा, देव तुल्य भी कह देते हैं उसको, यानी देवों के साथ तुलना करना, उसी को हम कहते हैं दैविक राजा। तो इसमें जो है सातवाहन वंश के राजा का नाम लिया जाता है कुषाण। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूं। तो देखो, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक माध्यम था देवताओं से जुड़ना। यानी मान लो एक राजा है, उसको जनता में जो है अपना एक छवि बनाना है ताकि राजा का इज्जत करे वो जनता। ठीक है, लेकिन अभी मान लो इसे जनता जो है राजा की इज्जत नहीं करता एक तरह से। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को देवता के समान बताता हूँ, यानी देवता के कुछ, मान लो कोई सिक्के हैं या कोई फोटो है या कोई मूर्ति है, तो उसमें अब बगल में अपना भी मूर्ति लगा देना, यानी एक सिक्के के पीछे अपना फोटो लगा देना, यानी कुछ भी करना और वो अपने आप को देवता के समान बताना, ताकि लोग जो हैं, जनता जो है वो इस राजा को जो है अपना देवता समझे और इस एक तरह से इसको एक तरह से इज्जत दे। ठीक है, सम्मान करे। तो ये राजा चाहता था। तो ये इस प्रकार होता था कि राजा अपने आप को देवता के समान बताने लगते थे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कुषाण राजा तो था जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन किया था। ठीक है, मध्य वाले साइड से लेकर पूरा उत्तर तक पूरा शासन किया था उसने। जो है जैसे मान लो ये मूर्ति है कुषाण राजा का, आप ये देख सकते हो, ये मूर्ति एक मिला है। और इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई है। ठीक है, यानी कुषाण वंश के जितने भी राजा थे उन्होंने अपनी मूर्ति जो है हर मंदिरों में लगाई है ताकि जनता जो है उस राजा को सम्मान दे, इज्जत करे और एक तरह से अपना देवता माने और उसकी पूजा करे। ये राजा चाहता था, सोचता था कि मैं अपने आप को देवता के समान बताऊं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। हमारा अगला टॉपिक या फिर अगला पॉइंट है, शायद वह जो है स्वयं के देव तुल्य, यानी स्वयं को जो है देव तुल्य बताना चाहते हैं या फिर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दैविक राजा का मतलब ये है कि जो कुषाण वंश था उसमें जितने भी राजाएं थे उन्होंने अपनी मूर्तियां लगवाई है हर मंदिरों में ताकि जनता उसकी इज्जत करे। ठीक है, देवता समझे, देवता के समान समझे, देव तुल्य समझे। तो आप समझ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है कि कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे जो है देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। यानी इनका मान लो जो भी नाम हो उसके आगे जो है देवपुत्र की उपाधि उन्होंने लगाई थी। ठीक है, और जो आपका छठा जो पॉइंट है वो है कुषाण वंश के जो सिक्के हैं उसमें भी एक तरफ राजा कुषाण राजा का जो है चित्र मिला है देखने को और दूसरे साइड जो है एक तरह से देवता का चित्र देखने को मिला है। मैं आपको सिक्का दिखाता हूँ। ये जो सिक्का है यहाँ पर जो आप देख सकते हो
ये कुषाण राजा का फोटो है। सिक्के की उस साइड की बात कर रहा हूँ, यानी ए साइड ये है और बी साइड ये है, ठीक है। तो एक साइड जो है राजा का फोटो है और दूसरे साइड जो है देवता का फोटो, यानी आप समझ रहे होगे राजा कहीं ना कहीं अपने आप को देवतुल्य यानी देवता के समान बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे। तो ये कुछ सिक्के मिले जिनसे पता चल जाता है कि जो कुषाण वंश के जो शासक थे या कुषाण राजा भी कह रहे थे, तो वो अपने नाम के आगे उपाधियां लगाते थे। वो अपने आप को सिक्के की एक साइड उनका फोटो होता था और दूसरे साइड जो है वो कुल मिलाकर देवता के आजू बाजू वो अपने आप को फोटो लगाते थे ताकि पता चले कि वो भी एक देवता है। ऐसा कुछ वो सोचते थे या फिर जनता के नज़र में बनना चाहते थे, ठीक है। जो हमारा सातवां पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो मथुरा नामक जगह है उसके पास एक माट के एक देव स्थान पर जो है कुषाण राजा की जो विशाल एक मूर्ति भी मिली है, ठीक है। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी ऐसी मूर्ति मिली है। यानी उत्तर प्रदेश जो है उसमें जो मथुरा नामक जगह है उसके पास एक माट है, ठीक है, माट नामक जगह है, वहां पर एक देव स्थान है, वहां पर भी जो है कुषाण राजा का मूर्ति मिला है, ठीक है, मूर्ति मिला है। तो राजा की जो विशाल मूर्ति वो मिली थी वहां से। और अफगानिस्तान के एक देव स्थान यानी देवता के स्थान, भगवान के स्थान जो है वहां पर भी एक तरह से मान लो स्थान है भगवान का, वहां मूर्ति रहता है उनका, तो वहां पर भी जो है एक तरह से इनका राजा का जो है मूर्ति देखने को मिला है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि जनता के मन में राजा की कैसी छवि थी। यानी उस समय की मैं बात करूं तो उस समय मान लो जो आम जनता है उनके मन में राजा के लिए क्या छवि है, ठीक है, राजा को कैसे मानते हैं वो, ठीक है। तो ये देखते हैं हम टॉपिक। तो देखो जनता के मन में राजा की कैसी छवि थी, इसका वैसे मैं आपको बताऊं तो अनुमान कुछ पता नहीं चला है इसका, तो आप पॉइंट के जरिए समझो कि जो जनता राजा के बारे में क्या सोचती है ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला, ऐसा कुछ पता नहीं मिला, एकदम सटीक सबूत नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि जनता जो है राजा के बारे में ये सोचती थी या कैसा एक तरह जनता सोचती थी, ये भी एक तरह हो सकता है, यानी प्रमाण नहीं मिला है। ऐसे में इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है उसको एक तरह से उसमें जो कहानियां हैं, मान लो जो इतिहासकार जो है वो जातक और पंचतंत्र, ये आप नाम याद रखो, जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथ हैं उनमें जो कहानियां लिखी गई हैं उन कहानियों को एक तरह से इतिहासकार पढ़ते हैं और अनुमान लगाते हैं, समीक्षा करते हैं और पता लगाते हैं या भी प्रयास करते हैं कि जो जातक कथाएं हैं उसकी जो पहली शताब्दी ईस्वी के मध्यपाली भाषा में, मान लो एक तरह से जो ये जातक और पंचतंत्र नामक ग्रंथ है इसमें जितनी भी कहानियां थी उनसे ये इतिहासकार एक तरह से अनुमान लगाते थे, सोचते थे कि क्या पता चल जाए कि यहाँ से कि जनता जो है राजा के बारे में क्या सोचती थी, लेकिन उनको कोई सटीक सबूत नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और जो जातक कथाएं हैं और जो पंचतंत्र नामक जो ग्रंथ है, तो ये जो है इसकी जो भाषा है वो पाली थी, लेकिन कब थी, तो पहली शताब्दी ईस्वी, यानी ईस्वी के 1000 तक, इसके बीच, यानी मान लो यहाँ पर ईस्वी शुरू हो जाता है 1 और यहाँ पे आ जाता है 1000, तो इसके बीच के समय में जो है जितने भी इसमें कहानियां थी या कोई भी चीज था वो जो है वो पाली भाषा में यहाँ पर लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये एक तरह से आप समझ गए होंगे कि कुछ इसमें सबूत मिलता नहीं है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाता है कि उपज बढ़ाने के तरीके, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो आप इसको देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखो लोहे के फाल वाले जो हल हैं उनका प्रयोग करना, मान लो इनको कोई खेती करना है, सिंचाई करना है, तो उनके क्या क्या तरीके थे। तो पहले तो फाल वाले जो हल थे उनका प्रयोग करना, कुएं, तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई करना, ये तो आजकल सभी करते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का उपयोग करना, जो पर्वत इलाके हैं वहां पर सिंचाई करने के लिए जो है कुदाल का प्रयोग करना खेती के लिए, ठीक है।
और गंगा की जो घाटी है उसमें जो है धान की रोपाई करे या फिर रोपाई के कारण जो उपज बढ़ गई, यानी एक तरह से मान लो वहाँ पे रोपाई किया गया और वहाँ पे जो है उपज एक तरह से खेती बढ़ गई या फसल उग गए। तो इस प्रकार जो है ये लोग करते थे, उपज बढ़ाने के तरीके थे ये। आप बता सकते हो तरीके में कि फाल का प्रयोग किया जाता था, कुएं तालाब नहरों का प्रयोग करते थे सिंचाई के लिए, और पर्वतीय क्षेत्र में जो है खेती करते थे कुदाल के सहायता से, ठीक है। और गंगा की जो घाटी है वहाँ पे कुछ धान की रोपाई के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे भी काम करते थे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आ जाता है कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, ठीक है। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, तो ये टॉपिक आपका है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो देखो, ग्रामीण समाज में विभिन्नता है। तो कृषि की नई तकनीक अपनाने के बाद उपज जरूर से जरूर बढ़ी है, लेकिन उसका लाभ सबको नहीं मिला, ठीक है। कृषि करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग उस समय किया गया था, लेकिन और उपज बढ़ भी गया था, लेकिन उससे सभी को फायदा नहीं होता, ठीक है। सभी को फायदा नहीं होता था। तो देखो, खेती से जुड़े लोगों के बीच भेदभाव बढ़ता जा रहा था, ठीक है। बोध कथाएं जो थे उनका जो भूमिहीन किसान तथा श्रमिक जमींदार का उल्लेख भी मिला है वहां पर। और पाली भाषा में जो गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान के लिए, जो छोटे किसान होते थे उनको हम गृहपति भी कहते हैं, ठीक है। इनका शब्द का प्रयोग करते थे छोटे किसान के लिए, जमींदार के लिए। और जो बड़े बड़े जमींदार और गांव के जो प्रधान थे शक्तिशाली, और जो किसान पर अपना नियंत्रण वो लोग रखते थे, और गांव के जो प्रधान का ये जो पद है वो वंशानुगत भी एक तरह से होता था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समझो कि जो तकनीक अपनाया गया था कृषि करने के लिए उससे सभी को फायदा नहीं हुआ, ठीक है। लाभ सभी को नहीं पहुंचा, और खेती से जुड़े लोगों के बीच कुछ भेदभाव बढ़ता जा रहा था, ठीक है। सभी को फायदा नहीं होगा तो बढ़ेगा। और बौद्ध कथाओं में जो भूमिहीन किसान है, उस जो श्रमिक है, उनका उल्लेख मिल जाता है, जमींदार का जो है उल्लेख मिल जाता है, किसमें? बौद्ध कथाओं में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो, तो ये पूरा एक पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। इस वक्त मैं आपको बता दूं तो ये जो ग्रामीण समाज है, यानी जो गांव होता है, वहां पर आपको पता होगा टेक्नोलॉजी बहुत ही कम होता है, ठीक है। बहुत ही एक तरह से कम होता है, तो ये ध्यान रख सकते हो आप। तो वहां पे जो है तरीके को अपनाया गया था, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि भूमि दान और नए संभांत ग्रामीण, ठीक है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक आपके सभी एनसीईआरटी बुक के हैं, आप एनसीईआरटी बुक में मैच कर सकते हैं, सभी वहीं के हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भूमिदान और नए संभांत ग्रामीण। तो भूमिदान के अधिकतर ब्राह्मणों को या फिर जो धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे, कोई भी दान भूमि, ठीक है। भूमि के लिए जो भी दान दिए जाते थे ब्राह्मणों को और धार्मिक संस्थाओं को, जो धर्म को एक तरह से धार्मिक संस्थाएं चलाते थे। और ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों, यानी जो शुरू के जो भी शताब्दी थे, यानी 100 साल जो थे शुरू के, 200 साल तक था, ठीक है, से ही जो भूमिदान के प्रमाण वहां पे मिले हैं। और कई अभिलेखों में, अभिलेख आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, यानी कोई भी पत्थर धातु या कोई भी कठोर सतह है जहाँ पर जो खुदे अभिलेख मिलते हैं उसी को अभिलेख कहते हैं। तो कई अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख भी मिलता है। आप देखोगे कई अभिलेख मिले हैं या कुछ अभिलेख मिले हैं, उसमें तो पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है भूमिदान को लेकर। और कुछ अभिलेखों और पत्थरों पर जो लिखवाए जाते थे, कुछ भी जो अभिलेख जो है पत्थरों पर लिखवाए जाते थे, अधिकतर भूमिदान का उल्लेख जो है वो ताम्र पत्रों पर देखने को मिला है, ठीक है। आरंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में थे, ठीक है। जितने भी शुरू में जो अभिलेख मिले हैं वो संस्कृत भाषा में थे, लेकिन जो 7वीं शताब्दी के बाद जितने भी अभिलेख मिले हैं वो थोड़ा बहुत जो है संस्कृत में भी थे, तमिल में थे, तेलुगु में थे, और कुछ अन्य भाषा में भी थे। यानी आप कह सकते हो कि 7वीं शताब्दी से पहले जितने भी अभिलेख थे वो संस्कृत भाषा में थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ भाषाओं का विकास हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसे भाषा आ गए, तमिल, तेलुगु, ठीक है, और कुछ अन्य भाषा आ गए थे, उनमें भी कुछ अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है
इतिहासकारों के बीच भूमिदान को लेकर कुछ विवाद। आप ये ध्यान रखो, मैं आपको बिल्कुल कोर्स करवा रहा हूँ, वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है, ठीक है। आपको जो भी यहाँ टॉपिक मिलेगा वो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, तो आप ये पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं अपना अगला ये टॉपिक। तो देखो, इतिहासकारों के बीच भूमिदान को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ विवाद मतलब यानी मान लो कुछ इतिहासकार कुछ और कहेंगे, कुछ और कहेंगे। तो देखो, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक जो है, ठीक है, जो मान लो राजा जो है, वो भूमिदान के द्वारा कृषि को प्रोत्साहित करना कहते हैं। यानी मान लो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो शासक हैं वो जो भूमिदान कर रहे हैं उनके द्वारा जो है कृषि को एक तरह से वो प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है। कुछ तो मान लो ये इन्होंने कहा, मान लो इनको मैं बना दूं ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर भी मान सकते हो। तो ए नंबर के इतिहासकार ने कहा कि भूमिदान जो है वो शासक देकर जो है कृषि को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूमिदान एक संकेत है। संकेत किस चीज का? तो राजनीतिक प्रभुत्व का दुर्बल होने का एक संदेश। यानी राजनीति है उसका जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, जो पावर है, उसका दुर्बल होना यानी उसका कम होना। अगर हम भूमिदान करेंगे तो पावर जो वो कम हो जाएगा। तो ये इतिहासकार ये बात कहते हैं। और राजा समर्थक जो है वो जुटाने के लिए कुछ भूमिदान भी करते थे। आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ विवाद हैं इतिहासकारों के बीच भूमिदान के टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट सेकंड है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही एकदम आसान भाषा में हर टॉपिक वाइज बताया है कि हमारा पार्ट सेकंड था। इसके बाद एक पार्ट थर्ड आएगा राजा किसान और नगर का, तो मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा कि करवा दूंगा पूरा। एक दो चार टॉपिक और रह जाएंगे, वो मैं आपको इसमें करा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो और आपको अगर इससे पहले वाले चैप्टर का यानी ईंट मन के शास्त्रियाँ का अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर, उसका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप देख सकते हो उस चैप्टर का। तो वहाँ मैंने आपको 30 के करीब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। उसमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिखने को दिया था और बाकी मैंने आपको बताया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें मैं आपको पार्ट थर्ड कराऊंगा। तो तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।